डॉक्टर साहब, शंघाई ताउन तंजीम इजलास के जारी इलामिया में पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ था उसकी तायद की गई है। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सिफारती थी? देखिए, ये पहले तो बहुत दुख है पाकिस्तान को, सारा पाकिस्तान जो जी पाकिस्तान में तबाहकारियाँ, ज़लज़ले भी आए हैं कल, जी और कुदरती आफात भी हैं, मैन मेड क्राइसिस भी है, और उसके साथ ही अफ़गानिस्तान में जो कल ज़लज़ला रात को यहाँ पे महसूस हुआ, उसमें अफ़गानिस्तान से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे सैकड़ों, एक तादाद ये है कि 800, एक है कि हज़ारों से, मतलब 1000 से ज़्यादा, या कुछ लोग कह रहे हैं 2000 तक, बहुत ज़्यादा जो है वो शहादतें हुई हैं। तो पाकिस्तान में जो लोग बर्बादी और इन कुदरती आफात का सामना कर रहे हैं उनके लिए बहुत सी दुआएं, और अफ़गानिस्तान में जो सानिया पेशा है उसके ऊपर हमारी तरफ से दुआएं। अल्लाह ताला सब ये जो दिन हैं, ये कुदरती आफात, बहुत ज़्यादा कुदरती आफात यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, लेकिन मैन मेड भी है, लेकिन उसको भी हम देखते हैं कि यहाँ से हम कैसे आगे निकलते हैं और कैसे मूव करते हैं आगे। और जो भी खामियां हैं, कोताहियाँ हैं बरसा बरस की, वो ज़ाहिर है कि 1 या 2 दिन में उनमें बहस करने पे, अब ये ना हो कि फिर ये तबाहियाँ गुजर जाएँ, बर्बादियाँ गुजर जाएँ, और फिर अपने अल्ले तल्लों में मसरूफ़ होकर ये भूल जाएँ कि जो बुनियादी इशूज़ हैं रियासत के, उनमें एक वाटर रिजर्वायर्स एक बुनियादी इशू है, और वाटर रिजर्वायर होगा तो आपकी जो बेशुमार इंडस्ट्रीज़, तो ख़ास तौर पे आप फूड बास्केट अगर एक मुल्क है, आप देखें ये सारा पानी जो है, ये अगर डैम्स में होता तो कितनी सहूलत के साथ नहरें बन जाती, बना के रख लेते आप, ज़रूरी नहीं कि उनको भरते, बना के रख लेते, सफाई करते रहते, जब पानी ज़्यादा होता तो नहरों में छोड़ देते। लेकिन ये है कि बदकिस्मती से ये चूँकि पॉलिटिकल इश्यूज़ बन जाते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि अब इससे कैसे निकलते हैं, इस पे तो अब किसी का, ये तो बेकाबू हो चुकी हैं सारी चीज़ें। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो चाइना शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, और वहाँ पे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद हैं। कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जिसमें जो यहाँ से इसहाक डार साहब भी हैं, बाकी डेलीगेशन भी है, तो उन मुलाकातों में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी शरीक हो रहे हैं। कुछ मुलाकातें उनकी अलग भी हैं, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री परेड जो होनी है 3 तारीख को, उसमें वो शरीक हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी शरीक हो रहे हैं। लेकिन ये कि वहाँ पे चूँकि देखिए दुनिया में इस तरह से सिस्टम्स हैं इस वक्त, ये पोस्ट 1945 सिस्टम कोलैप्स होने से पहले भी मुल्क में जो लीडर्स हैं वो मुल्क के अहम फैसले करते रहे हैं हमेशा, ठीक है ना, और आज भी स्ट्रॉन्ग मैन ही फैसले करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो मिलिट्री से उनका ताल्लुक हो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग मैन, क्योंकि वो ही फिर फैसलों को असर्ट भी करवा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे शी जिनपिंग है, तो शी जिनपिंग हमें जब भी नज़र आते हैं तो हमें अपने ज़बरदस्त किस्म के जो चाइना का उनका ड्रेस, कभी सूट में भी नज़र आते हैं, कभी और ड्रेसेस में भी वो नज़र आते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियतें हैं। लेकिन यही शी जिनपिंग एक ख़ास मरहले पे आपको यूनिफॉर्म में नज़र आएंगे, क्योंकि ये PLA को के सरबराह भी हैं। तो यही शी जिनपिंग जो हैं जब ये एंटर होते हैं वॉर थिएटर में, तो यही शी जिनपिंग फिर जो है ये यूनिफॉर्म में होते हैं, और यही फिर कंट्रोल करते हैं। बाकी अफवाज के सरबराह भी हैं, नीचे सारे लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला है वो शी जिनपिंग ने करना है। इसी तरह से आप रशिया में चले जाएं तो फैसले उनकी ज़ाहिर है बेशुमार एसोसिएट्स हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, लेकिन फ़ैसला जो है बहरहाल वो प्रेसिडेंट पुतिन का है। इसी तरह से टर्की है, इसी तरह से सऊदी अरेबिया है, इसी तरह से ब्राज़ील है, इसी तरह से जो है वो UAE है, कतर है, इजिप्ट है, बाकी मुल्क हैं सारे। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन जो हैं वो, क्योंकि वो फिर ये होता है कि उनसे बात करके जो है वो ये स्ट्रॉन्ग मैन से मुराद ये कि स्ट्रॉन्ग लीडर्स, मजबूत लीडर जो कि फैसला करने और उस पर फिर अमल दरामद करने की सलाहियत रखते हो। तो
अब ये है कि यहाँ पे चूँकि मजबूत और अहम फैसले हो रहे हैं और आने वाले एक तवील अरसे से मुराद दिहाइयाँ भी हो सकती हैं, कोई सदी भी हो सकती है, बाकी लंबे अरसे तक के फैसले यहाँ पे हो रहे हैं इस वक्त तमाम दुनिया में। और उसमें एक अहम जो है वो फैसला इस वक्त बीजिंग में हो रहा है, फैसला भी हो रहा है और दुनिया को बताया भी जा रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ पावर भी है। प्रीमियर शी जिनपिंग की जो स्पीच है उस पर कल ज़रा डिटेल में बात करेंगे। उन्होंने एक बिल्कुल मुतबादिल जो है वो एक प्लान सामने पेश किया है दुनिया के सामने। अब उसकी डिटेल्स जो हैं, उसमें बैंक कैसे होंगे और मुतबादिल सिस्टम क्या होगा, और मतलब सारा उनके एक पूरा चाइना की तो एक बड़ी उनका थॉट प्रोसेस बड़ा डीप और बड़ा गहरा होता है। वो कोई नीजर्क फैसले नहीं करते। वो चाइना बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म उनकी मनसूबाबंदी प्लानिंग सर। वो छोटा मोटा वाक़या हो जाता है ताइवान इधर उधर तो उनकी रवायती सी एक वो कह देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ उनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, ग्रैंड स्ट्रेटजी उनकी बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़ी वाज़ेह है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसके बाद जो बात करूँगा ये मेरा ज़ाती तज़किया है, मुकम्मल तौर पे ज़ाती तज़किया है, और इससे तमाम शख्सियात इससे इख्तलाफ भी कर सकती हैं और दो चार अगर चाहें तो इत्तेफाक भी कर लें, लेकिन यह है कि इससे मुकम्मल सबको, ये मेरा ज़ाती तज़किया है। देखिए, मैंने कल भी बात की थी और आज मैं दोबारा कह रहा हूँ कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा नाकाम हुआ है। अब जितना मर्जी उनका मीडिया, उनके लोग ये बात शोर करें आगे दाएं बाएं आगे फलाने में, इसमें 0.0/0/0 इसमें कोई उनका फ़ायदा हुआ है नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी जो हैं, उनको वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को जो है वो अपनी ज़ात को एक तरफ रख के और अपनी जमात को एक तरफ रख के, एक बहुत बड़ा मुल्क है, उस मुल्क के लिए फ़ैसले उनको करने चाहिए जो उस मुल्क की बेहतरी के लिए हो। अपनी ज़ात को और अपनी सियासत को एक तरफ रख दें और कुछ दिनों के बाद फिर उठा लें टोकरा सियासत का, लेकिन इस वक्त वो ऐसे फैसले ना करें जिसके नतीजे में लॉन्ग टर्म नुकसान उनके मुल्क को पहुँचे। और ये मैं बात तंज़िया नहीं कह रहा, ये बात मैं बड़ी संजीदगी से कह रहा हूँ, और मैं बड़े अरसे से, ये नहीं कि मैंने अचानक कोई पेंतरा बदला है कोई पिछले एक हफ्ते या 10 दिन के दौरान कि अमेरिका इनको डंप करेगा, ऐसा नहीं है। मेरी एक पिछले 10 सालों से ये मुस्तकिल मैं बात कर रहा हूँ। जब ये कहते हैं एनर्जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और सेमीकंडक्टर्स होंगे और ये होगा, तो मैं कहता था कि आप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा और अमेरिका इनको डंप करेगा। अच्छा, अब देखें, अब ये तज़किया, और ये तो तज़किया मैंने दिया और फिर मैं इसके बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं जो आगे बात कर रहा हूँ वो भी मेरा ज़ाती तज़किया है, तो इस पर इख्तलाफ इत्तेफाक जो है किया जा सकता है। देखें, 1947 में आज़ादी हासिल होती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान और भारत जो है वो दुनिया के नक्शे पे दो ममालिक सामने आते हैं। अच्छा, अब जो है वो दूसरी दुनिया है, तब की दुनिया एक दूसरी दुनिया है, यानी पोस्ट 1945 दुनिया जो है उसमें जो फ़ातहीन हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा बनाते हैं, फ़ातहीन, जिसमें चाइना भी है, लेकिन वो चाइना नहीं जो अब चाइना है, वो चाइना जो डंप हो गया बाद में, यानी जो ताइवान वाला चाइना था, वो चाइना था उस ज़माने में। तो ये जो चाइना उसका हिस्सा है और जो बाकी जो फ़ातहीन है वो सारे अक़वाम मुत्तहिदा बना लेते हैं। अच्छा, अब ये जहन में रखिए कि दो मुल्क आपस में यकजा नहीं है उस वक्त, दो मुल्क आपस में यकजा नहीं है, यानी एक सोवियत यूनियन, वो मुल्क जो आज बिल्कुल दुनिया का सबसे, अगर आप कहें मजबूत इत्तेहाद कौन सा है, तो मैं कहूँगा इस वक्त ये दो मुल्कों का इत्तेहाद है, ठीक है, एक रशिया और एक चाइना। लेकिन उस वक्त सोवियत यूनियन और उस वक्त चाइना के दरमियान उतनी मोहब्बत नहीं है, बल्कि इख्तलाफात मौजूद हैं, कई मरहले पे तो जंग तक हो गई, ठीक है। तो सोवियत यूनियन और चाइना में वो मोहब्बत नहीं है स्टालिन में और प्रेसिडेंट चेयरमैन माओ में, जो इस वक्त हमें पुतिन और शी जिनपिंग में नज़र आ रही है। मुस्तकिल इत्तेहाद, बीच में मुख्तलिफ नज़रियाती इख्तलाफ भी, और फिर ये कि चाइना जो है वो ज़ाहिर है कि खाना जंगी से निकला, सेंचुरी पूरी
उसको जो है वो बहुत पीछे धकेल दिया, किस तरह चाइना उभर के दुनिया में सामने आया, वो भी एक इंसानी तारीख का एक शाहकार है अगर उसको पढ़ा जाए कि किस तरह से चाइना ने तरक्की की और किस तरह चाइना आज निकल के दुनिया में एक पूरी पावर बन के सामने आ गया, पूरा एक मुतबादिल प्लान लेके। अच्छा, अब इसमें मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सोवियत यूनियन और चाइना की आपस में नहीं बन रही, यानी दूसरी जंग अजीम के बाद कई सालों तक, और इस दौरान जो है वो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के कैंप में है। हमें इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बगदाद पैक्ट बनता है उस वक्त। अच्छा, बगदाद पैक्ट जो है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो बगदाद पैक्ट जो है वो है सेंट्रल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या सेंटो। उससे पहले उसका नाम बगदाद पैक्ट था। बगदाद पैक्ट इसलिए था कि वो बगदाद में उसका हेडक्वार्टर था, और बगदाद जो है वो उस वक्त अमेरिका, प्रो अमेरिकन कैंप में इराक था। लेकिन हुआ ये कि अच्छा, इसमें जो मुल्क थे वो मुल्क भी बड़े इंटरेस्टिंग, पूरी पट्टी है ममालिक की, यानी उसमें इराक है, उसमें तुर्किया है, उसमें ईरान है और पाकिस्तान है, यानी पूरी एक बेल्ट है। ये 55 के अंदर पूरी एक बेल्ट आपको नज़र आ रही है, ये पूरी एक बेल्ट है, पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, ये एक बेल्ट है जो कि बगदाद पैक्ट का हिस्सा है। और इसको सेंट्रल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सेंटो का नाम दे दिया गया क्योंकि बगदाद इसमें से अलग हो गया। अच्छा, इसमें बरतानिया भी है, इसमें बरतानिया भी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बरतानिया भी इसका हिस्सा है। लेकिन चूंकि बगदाद अलग हो गया, हुकूमत चेंज हो गई 1958 में, तो इसका नाम बगदाद पैक्ट से सेंटो रख दिया गया। सेंटो ये बिल्कुल इसी तरह जैसे नेटो है, ये नेटो की वो जैसे नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो है ये सेंट्रल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। एक कोशिश हुई थी साउथ एटलांटिक बनाने की भी, वो बात आगे नहीं चली, वो बाद में ब्राज़ील ने वो 80 की दहाई में की थी। लेकिन बहरहाल, तो जैसे नेटो बनी ना नॉर्थ एटलांटिक, वैसे सेंट्रल एटलांटिक जो है वो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम सेंटो है। वो पहले बगदाद पैक्ट था, बगदाद के अंदर हुकूमत गिर गई, और हुकूमत गिरी तो वहाँ पे वो हुकूमत प्रो सोवियत आ गई 58 में, तो उसका नाम बदल के इन्होंने बगदाद पैक्ट से रख दिया जो है वो सेंटो। ये सबसे थका हुआ वाहियात इत्तेहाद था सर जंग का, जिसने कख कोई काम नहीं किया, क्योंकि उसके नतीजे में ये हुआ कि ये इन्होंने इसलिए बनाया था अमेरिकन ने कि इसके नतीजे में सोवियत जो सोशलिज्म है और कम्युनिज्म है वो मशरिक़ वस्ता में नहीं फैलेगा। लेकिन इसने कख काम नहीं किया। उसकी वजह ये कि एक तो इसकी कोई सेंट्रल कमांड कहीं नहीं बनी, इसका एक हेडक्वार्टर था जो पहले बगदाद में था, फिर अंकारा शिफ्ट हो गया था, ठीक है। दूसरा ये आरसीडी उसी ज़माने के ना मंसूबे सारे। अच्छा, एनीवे, तो ये हुआ कि फिर वो अंकारा शिफ्ट हो गया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि सेंट्रल कमांड ही नहीं थी इसकी, कि भाई कोई सेंट्रल कमांड होती है। दूसरा ये कि ये इतना थका हुआ था कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में सोशलिज्म को नहीं आने देना। सीरिया इनके हाथ से निकल गया, ठीक है, जो है वो इजिप्ट इनके हाथ से निकल गया, साउथ यमन इनके हाथ से निकल गया, लीबिया इनके हाथ से निकल गया। तो ये जो है ना एक ऐसे ही, और फिर पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इसमें कि वो इन सारे मुल्कों के अगेंस्ट जो है वो, मतलब है कि पाकिस्तान सीरिया के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से ताल्लुक है, ईरान के भी, तो किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। बहरहाल एक सेंटो बना ज़रूर था। तो पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है ईरान में कोई इंटेलिजेंस की चीज़ें थी, यहाँ से वो कुछ बेसिस थी बटपीर वगैरह में, वो बहरहाल कोई इतना कोई उसमें कोई दम नहीं था। दम खम होता है ना, सेंटो बन गया नेटो की तरह, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जाके फिर 1900 ये जब इनकलाब आया ना, तभी तहलील हुआ है ऑफिशियली, 79 में तहलील हुआ। ये मौजूद था कहीं सेंटो, पता नहीं कहाँ था, क्या कर रहा था, तो ये मौजूद था, यानी पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में था अगेंस्ट सोवियत यूनियन। इंडिया कहाँ था जी? इंडिया भी अमेरिकन कैंप में था, लेकिन वो चूंकि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट नहीं था, इसलिए उसने अपने ऊपर एक लेबल लगाया हुआ था जिसका नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी ना अमेरिका और सोवियत यूनियन की। चाइना तो इक्वेशन में नहीं था, इक्वेशन में सोवियत यूनियन और अमेरिका था। लेकिन अमेरिका
जो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जो बड़े ब्लॉक्स दुनिया में बने हुए थे, पाकिस्तान उसका हिस्सा था, ठीक है। लेकिन जो चाइना के अगेंस्ट अमेरिका के ब्लॉक बने हुए थे, उसमें से एक अहम हिस्सा इंडिया था। तो इंडिया भी अमेरिकन ब्लॉक में था, लेकिन चूंकि वो कोल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था, इसलिए नॉन अलाइन मूवमेंट, दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। सोवियत यूनियन, वो जेम्स बॉन्ड मूवीज के अंदर जितने विलन होते थे वो भी सोवियत होते थे, ठीक है। तो वो जो है ना, फ्रॉम रशिया विल लव और ये और वो सारा। तो अब इशू ये है कि उस वक्त जो है वो पाकिस्तान उस कोल्ड वॉर में अमेरिकन कैंप में है, इंडिया भी अमेरिकन कैंप में ही है, लेकिन वो चाइना के अगेंस्ट है। उसको जो क्या कहना चाहिए, उसको जो वो दी है, सुपारी दी है, ये भाई लोगों की ज़बान में, उसको जो सुपारी दी है वो चाइना की दी है, चाइना को आगे। अच्छा, लेकिन अब हुआ क्या है, हुआ ये कि ये अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवा दी पाकिस्तान ने। वो निक्सन आए और दोस्ती हो गई और ये सारा मामला, और उसके नतीजे में वो एक तब्दीली हो गई पूरी। अमेरिका ने रिकग्नाइज़ कर लिया, दुनिया ने रिकग्नाइज़ कर लिया, लेकिन कहीं इंडिया जो है वो उसमें फंसा रह गया, क्योंकि उससे कई साल पहले आइजनहावर इंडिया तशरीफ लाके और इंडिया का दौरा करके और प्राइम मिनिस्टर नेहरू से मिलके, और बड़ी ज़बरदस्त नेहरू जी की वहाँ पर भी इस्तकबाल हुआ, इधर भी हुआ। भाई इत्तेहादी थे तो इस्तकबाल हुआ ना, बड़े गुड़ी सारा हो रहा था। और वो जो है वो करके और सारा उन्होंने दो चीज़ें इनके मत्थे डाल दी इंडिया के। ये ध्यान में रखें, इंडिया अमेरिका का अलाय है कोल्ड वॉर में, लेकिन अगेंस्ट चाइना है, ठीक है ना। नॉन अलाइ मूवमेंट, रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना के अगेंस्ट हम जाएंगे CIE पॉलिसीज पे। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो एक तो दलाई लामा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। और जब आइजनहावर ने दौरा किया नेहरू जी के दौर में, तो उससे एक साल पहले दलाई लामा आ गए थे, प्रॉपर CIE प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग। दूसरा जो है वो जब 62 की जंग हुई तो अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा था।